बैग B1 contains 6 white and 4 blue balls। तो पहले बैग में आपके पास 6 white balls हैं एंड 4 blue balls हैं। देन इन बैग B2 वी हैव 4 white and 6 blue balls। इस बैग में आपके पास 4 white and 6 blue balls हैं। एंड बैग 3 contains 5 white and 5 blue balls। तीन बैग हैं आपके पास B1, B2 और B3। वन ऑफ द बैग्स इज सेलेक्टेड। इनमें से कोई भी एक बैग सेलेक्ट कर लिया गया है। इफ नथिंग इज गिवन वी विल बी कंसिडरिंग इट टू बी इक्वली प्रोबेबल कि इनकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्योंकि तीन बैग हैं एंड दे आर इक्वली प्रोबेबल। एक बैग सेलेक्ट किया गया है और उससे एक बॉल निकाला जा रहा है। और अगर हमें पता चला कि बॉल वाइट है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैग 2 से आया होगा। तो यहाँ पे एक टोटल इवेंट है कि बॉल ड्रॉन इज वाइट। और ये तीन तरीके से हो सकता है, जब B1 से आया, B2 से आया, B3 से आया। लेकिन हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि B2 से आया होगा। तो जब टोटल इवेंट हो चुका होता है और ये किस सब इवेंट के थ्रू हुआ हो, ये निकालना होता है, तो ये बेयस थ्योरम का क्वेश्चन होता है। इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ बेयस थ्योरम। तो बेयस थ्योरम जैसे ही आप यूज करेंगे तो यहाँ पे तीन तरीके से वाइट बॉल आ सकती है। तो पहला कि आपने बैग B1 सेलेक्ट किया। यहाँ पे व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल बॉल्स आर 10 एंड 6 बॉल्स आर व्हाइट। आप एक ही बॉल निकाल रहे हैं तो बेसिकली 6 C1/10 C1 विच इज 6/10। सिमिलरली जब आप बैग 2 से लेंगे तो बैग 2 से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 whites आर देयर तो 4/10। यहाँ भी टोटल 10 बॉल्स है और यहाँ पे 5 है और टोटल 10 बॉल है तो 5/10 हो गया। व्हाट इज द फेवरेबल वन? फेवरेबल वन ये है कि आपका B2 से व्हाइट आया होगा, तो ये वाला पोर्शन आपका ऊपर आ जाएगा 1/3 इंटू 4/10। अभी ये 3 और 10 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग 4/6 प्लस 4 प्लस 5 विच इज 4/15। 4/15 is second option and yes, that is the answer given to us. Let S be the set of all words that can be found by arranging all the letters of the word garden। तो आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ऑल ऑफ देम आर डिस्टिंक्ट, तो आप 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सैंपल स्पेस में आपके पास 720 पॉसिबिलिटीज हो गई। From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will not have vowels in alphabetical order। तो यहाँ पे vowels कौन कौन है? सिर्फ A और E है। रिमेनिंग ऑल आर कॉन्सोनेंट, GRDN ये कॉन्सोनेंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। ए और ई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ए पहले आता है और ई बाद में आता है। नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपको ई पहले मिलना चाहिए और ए बाद में मिलना चाहिए। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि वन माइनस दे आर इन सेम ऑर्डर, वॉवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेगेशन हो गया वॉवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप इसको लिख सकते हैं वन माइनस, टोटल तो आपका 6 फैक्टोरियल तरीका हो गया। और जब आप फेवरेबल केस की बात करते हैं तो इसमें आप 6 फैक्टोरियल तरीके से जब आप अरेंज करते हैं, लेट्स से GARDN इज वन पॉसिबल अरेंजमेंट। तो इसमें इन दोनों के प्लेस को आप स्वाइप नहीं कर सकते। अगर आपको सेम ऑर्डर में चाहिए तो ए और ई को यहीं पे रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट ई एंड ए, तो यू डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहां से आपके पास आ गया 1 - 1/2, 1/2 हो गया। इसको करने का दूसरा भी एक मेथड हो सकता है कि आप फेवरेबल तरीके से ही चले जाइए। आपके पास 6 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। आप इसमें से कोई दो प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए। डिनोमिनेटर तो आपका 6 फैक्टोरियल रहेगा, सैंपल स्पेस तो 6 फैक्टोरियल रहेगा। अभी आप दो प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए फॉर पुटिंग ए एंड ई। 6C2 यू सेलेक्टेड 2 प्लेस। अब उसमें आपको क्या करना है? अभी हम लोग नेगेशन से नहीं जा रहे, फेवरेबल से जा रहे हैं। तो वॉवेल्स आर नॉट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब पहले प्लेस पे आपको ई ही रखना पड़ेगा और यहाँ पे ए ही रखना पड़ेगा। है ना, एक ही चॉइस है, यू डू नॉट हैव 2 फैक्टोरियल चॉइसेस। फिर बाकी 4 प्लेसेस पे आप कॉन्सोनेंट को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 6C2 इज 15, 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड ये आपका 720 है। तो 24 × 30 एंड दिस विल बी 1/2। तो इस मेथड से भी आपका आंसर 1/2 आ रहा है। लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन। आंसर इज 1/2।
लेट ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल ए आई जे बी ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। तो मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं। तो ये जितनी भी चार एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स या तो जीरो होंगे या वन होंगे, इसी सेट से आ रहे हैं। तो हर एक ए बी सी डी के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आपके पास 16 हो जाएगी। देयर आर 16 सच पॉसिबल मैट्रिक्स। Let the random variable x denotes the possible values of determinant of this matrix, then variance of x। तो जब भी आपके पास रैंडम वेरिएबल में वेरिएंस निकालने के लिए पूछा जाता है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स, ये सेकंड वाले पार्ट सिग्मा एक्स पी एक्स को हम लोग मीन बोलते हैं, का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके पास। तो आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसमें आप एक्स की वैल्यूज लिखेंगे और करस्पॉन्डिंगली पी एक्स की वैल्यू लिखेंगे। मतलब एक्स क्या क्या पॉसिबल है, करस्पॉन्डिंगली व्हाट कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो आपको x क्या बताया गया है? x डिनोट्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो इस पे हम लोग एक बार बातें कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी ए डी माइनस बी सी। ये हो गया आपका ए डी माइनस बी सी। अब ए और बी सी डी ये सब जीरो या वन होंगे। तो ए डी भी आपका या तो जीरो होगा या वन होगा, बी सी भी आपका जीरो होगा या वन होगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी या तो -1 हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है, या फिर वन हो सकता है। तो एक्स की तीन ही केसेस बनेंगी। एक बनेगी आपकी -1, दूसरी बनेगी आपकी जीरो, और तीसरी बनेगी आपकी वन। अब इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि आखिर ये -1 कब होता होगा। तो -1, एक्स इक्वल टू -1 इज पॉसिबल व्हेन इट इज जीरो -1। मतलब ए डी आपका जीरो है और बी सी आपका वन है, तभी ये डिफरेंस आपका -1 हो सकता है। अब बी सी वन कैसे हो सकता है? बी सी वन तो एक ही तरीके से हो सकता है कि बी और सी दोनों वन वन हो। लेकिन ए डी जीरो कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट जीरो होने के लिए एटलीस्ट एक को जीरो होना पड़ेगा। तो या तो वो जीरो जीरो हो जाए, या जीरो वन हो जाए, या वन जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ए डी या बी सी दोनों में से कोई भी वन एक ही तरीके से हो सकता है, और जीरो आपका तीन तरीके से हो सकता है ना। इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। तो अभी ये पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 3 डिवाइड बाई टोटल पॉसिबिलिटीज, जो कि आपकी 16 आएगी। 3/16। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जीरो कब हो सकती है। एक्स की वैल्यू जीरो कब हो सकती है? जब ए डी और बी सी क्या हो जाए, या तो दोनों जीरो हो जाए, या फिर दोनों वन हो जाए। यही दो पॉसिबिलिटीज है। अब दोनों जीरो कब होंगे, ये हम लोग ने देख ही लिया कि ए डी जीरो तीन केसेस में हो सकते हैं, इन तीनों केसेस में। सिमिलरली बी सी भी उस समय जीरो होना चाहिए, तो वो भी तीन केसेस हो गए। और है बीच में, और के लिए आप एडिशन यूज करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलता है। और वन के लिए आपने देखा ही कि सबको वन होना चाहिए। तो 9 + 1 10 केस है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10/60। और लास्ट में आपके पास इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू वन करनी है आपको। तो दैट इज पॉसिबल व्हेन ए डी इज वन एंड बी सी इज जीरो। फिर से वही, ए डी के लिए एक पॉसिबिलिटीज और बी सी के लिए जीरो होने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 3/16। तो ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएं, हमेशा ये जरूर चेक कर लें कि सिग्मा पी एक्स वन हो रहा है या नहीं, इन तीनों का एडिशन वन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हाँ, ये हो रहा है। 3 + 10 + 3 16/16 वन हो रहा है। मतलब ये टेबल आपका बिल्कुल सही है। तो मैं यहीं पे स्पेस क्रिएट करके कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला जो यूज करना है, वो आपको यूज करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो ये यूज कर लीजिए आप फॉर्मूला, ये वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, 1 × 3/16। जीरो में कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया, फिर 1 स्क्वायर × 3/16। ये आपका हो गया ये वाला पार्ट, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स। फिर सिग्मा एक्स पी एक्स आप लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई 3/16, तो -3/16। जीरो में आप क्या ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका पॉसिबिलिटीज वन हो गया, तो 1 × 3/16 3/16 हो गया। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जा रहा है, आपके पास सिर्फ आंसर बच रहा है 3/16 + 3/16 विच इज 3/8। तो देखते हैं क्या आंसर गिवन है इसमें। आंसर इज गिवन एज ऑप्शन बी विच इज 3/8। वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर। बैग वन कंटेन्स 4 white balls and 5 black balls। तो एक बैग वन है हमारे पास, इसके अंदर 4 white balls हैं एंड 5 black balls हैं। एंड देन सेकेंड बैग हैज n white balls
सेकेंड बैग के पास अब आपके पास क्या है, ये बैग 2 है, इसमें n वाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। फिर आप क्या कर रहे हैं, वन बॉल इससे ड्रॉ करके फर्स्ट बैग से ट्रांसफर कर दे रहे हैं बैग 2 में। एक बॉल आप ड्रॉ कर रहे हैं बैग 1 से, उसको आप बैग 2 में डाल दे रहे हैं, और उसके बाद एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं बैग 2 से। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, तो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट कॉमन सेंस से ये पता चल रहा है कि आप फाइनली तो बैग 2 से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो बॉल वाइट होना चाहिए। तो जी मैन, ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि स्टेटमेंट इज एम्बिगुअस ऑफ द टाइम, आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है टू रीच टू द कंक्लूजन। तो अभी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, है ना। फाइनली जब आप बैग 2 से बॉल निकाल रहे हैं तो वाइट बॉल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इवेंट दो तरीके या तीन तरीके से हो सकता है। तो पहला तरीका ये होगा कि जब आपने बॉल ट्रांसफर किया है वो वाइट हो, वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, जिसको आप इवेंट E1 वगैरह बोल सकते हैं। और उस समय E1 इवेंट अगर आपने इसको बोला है कि वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1, उस समय आपका इस इवेंट, टोटल इवेंट ई की होने की प्रोबेबिलिटी, एक ये केस हो गई। प्लस दूसरा केस कि व्हाइट बॉल के बजाय आपने जो ट्रांसफर किया है बॉल, वो ब्लैक बॉल हो, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, जिसको आप इवेंट E2 बोल दीजिए। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग गिवन दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट। तो पहला केस आपका क्या है, आप व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब आपने जो ड्रॉ किया होगा वो बॉल व्हाइट होगा, तो ये हो गया 4/9। और सेकंड केस में आपका वो 5/9 हो जाएगा जब आप ब्लैक बॉल ट्रांसफर करेंगे। अब जब आपने व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया तो व्हाइट का नंबर एक बढ़ जाएगा, अभी n+1 व्हाइट हो जाएगा एक बॉल इधर से मिलने के बाद, और 3 ब्लैक रहेगा आपका। तो टोटल कितने बॉल हो गए, n+4। उसमें आपको n+4 टोटल है, उसमें से आपको n+1 न्यूमरेटर में फेवरेबल है वाइट। और दूसरे केस में चूंकि आपने जो बॉल ट्रांसफर किया है वो ब्लैक है, तो अभी ब्लैक बढ़ के 4 हो जाएगा और वाइट अभी भी n है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट इज n/n+4। और क्वेश्चन में ये गिवन है, आई थिंक इट इज गिवन एज 29/45। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 29/45। अब इसमें एक ही वेरिएबल है, सॉल्व करना बहुत सिंपल है। तो एलसीएम तो सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से, तो आप इसको लिख लीजिए। डिनोमिनेटर इज 9 टाइम्स n+4, और ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 4n+4 +5n। तो 945 कैंसिल हो गया, 5 डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 29n+116 इज इक्वल टू, दिस इज 9n+4। आई थिंक 5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी, अच्छा 5 यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में बाहर लिख देते हैं। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 29n+116 इज इक्वल टू 45n+20। यहाँ से आपके पास आ रहा है 16n दिस साइड एंड 96 दिस साइड। सो फाइनली वी आर गेटिंग n वैल्यू इज 6। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, शायद n ही पूछा जा रहा है। यस, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड व्हिच इज 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। A coin is tossed 3 times. Let x denote the number of times a tail follows a head. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने 3 बार टॉस किया, तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स: HHH, HHT, HTH, HTT, then you have THH, THT, TTH and TTT। ये पॉसिबल 8 आउटकम्स हैं। अब यहाँ पे x एक रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड, मतलब हेड के जस्ट बाद टेल आता हो। यहाँ पे तो टेल है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड, तो हेड के जस्ट बाद एक टेल आया है, तो एक बार आया है ऐसा। यहाँ पे टेल जो है जस्ट हेड के बाद आया था, ऐसा एक बार हुआ है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू 1 हो गई। ये टेल जो है जस्ट हेड के बाद आया है,
तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू 1 हो गई। एक बार ऐसा हुआ है कि टेल जस्ट हेड के बाद आया, यहाँ पे टेल हेड के बाद तो नहीं आया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे टेल, ये वाला टेल एस हेड के जस्ट बाद आया है, टेल फॉलो द हेड, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे टेल जो हेड के पहले नहीं आया तो 0 हो गया यहाँ पे। एंड इन लास्ट केस ऑल आर टेल, तो अगेन इट इज 0। तो जब आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्स विच इज 0 and 1। एक्स की दो ही पॉसिबिलिटीज है, 0 और 1। क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स की 0 होने की? तो 8 में से 4 बार ये जो है 0 है, तो 4/8 विच इज 1/2। और बाकी के 4 बार ऑफकोर्स ये 1 होगा, तो 1/2। तो सिग्मा पी एक्स कितना है? 1 है, इसका मतलब ये टेबल सही है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज मीन एंड वेरिएंस। मीन आपका म्यू है, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, सिग्मा एक्स पी एक्स है। 0 into ½ विच इज 0, प्लस 1 into ½ तो ये हाफ हो गया। देन सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, मीन आपका हाफ आ चुका है। एक्स स्क्वायर पी एक्स अगेन, ये 0 स्क्वायर into ½ 0, 1 स्क्वायर into ½ इट विल बी हाफ, -1/4, तो ये आपका 1/4 हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? 64 टाइम्स म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो 64 टाइम्स म्यू, म्यू आपके पास हाफ है, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इज 1/4, तो ये आपका हो गया 32 + 16 विच इज 48। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 48। अपना भी यही आ रहा है, 48। Two balls are selected at random one by one without replacement from a bag containing four white and six black balls. So we have four white and six black balls in a bag, and we are selecting two balls. If the probability that the first selected ball is black, given that the second selected ball is also black, is m by n, where GCD of mn is 1, their co-prime, then m plus n is what? तो यहाँ पे एक इवेंट है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज सेकंड सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक। ये दो तरीके से हो सकता है। जब फर्स्ट बॉल क्या है आपका, ब्लैक है, तो लेट्स कॉल एन इवेंट फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, एंड E2 इज एन इवेंट दैट फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज वाइट। और ये जो टोटल इवेंट है कि सेकंड सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, ये पता है हमें कि ये हो चुका है, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैपेंड थ्रू फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक। तो ये बेयस थ्योरम का टिपिकल क्वेश्चन है कि टोटल इवेंट हो चुका है और हमें पता करना है कि ये वन ऑफ द सब इवेंट से होता होगा। अभी किसके थ्रू होना है? प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, मतलब इवन इवेंट के थ्रू होना है। अब बेयस थ्योरम यूज करिए। पी इवन बाई ई, टोटल इवेंट क्या है? पी इवन इंटरसेक्शन ई बाई पीई, ये तो आपका हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पी ए बाई बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब पीई टोटल इवेंट, ये दो तरीके से हो सकता है, जब इवन हुआ हो और टोटल इवेंट गिवन दैट इवन हुआ हो, प्लस E2 के थ्रू हो सकता है, P E2 PE/E2। और न्यूमरेटर में फेवरेबल केस आपका है इवन वाला, P E1 PE/E1। तो व्हाट इज पी इवन? इवन क्या है कि फर्स्ट बॉल आपका ब्लैक है, तो फर्स्ट बॉल ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 टोटल विच इज 10, ये हो गई। अब आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या? 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी कितने बॉल बचेंगे? 9 बचेंगे। और आपने क्या ड्रॉ किया है? ब्लैक ड्रॉ किया, तभी 5 ब्लैक है। और आपको क्या चाहिए? सेकंड भी आपका ब्लैक ही हो, तो 5/9 हो गया ये ना। ये वाला फर्स्ट केस आपका टोटल में भी आ जाएगा, प्लस दूसरा क्या है? PE2, मतलब फर्स्ट बॉल इज वाइट, तो ये हो गया आपका 4/10। अभी आपने वाइट ड्रॉ किया है, इसका मतलब 6 के 6 ब्लैक आपके पास हैं, तो दूसरी बार जब बॉल ड्रॉ करेंगे तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 6/9 हो जाएगी। तो 10 9 आप थ्रू आउट कैंसिल कर दीजिए, यू गेट 6। भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 6 आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 5/5 + 4 विच इज 5/9। अब इन्होंने बोला था इसको आप m/n से कंपेयर करिए। 5/9, हाँ ये तो को प्राइम है ही है, उनका HCF 1 है, तो 5 + 9 इज 14। 14 इज द
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका गिवन है, 14 इज द आंसर। वन डाई हैज टू फेसेस मार्क्ड एज वन। तो ये नॉर्मल डाई नहीं है जिसमें 1 से 6 तक होते हैं सब कुछ एक बार। वन दो जगह पे है, 6 फेसेस आर देयर बट वन इज देयर एट टू प्लेसेस। टू फेसेस मार्क्ड एज टू, तो दो जगह पे आपका टू है। वन फेसेस मार्क्ड एज थ्री एंड वन फेसेस मार्क्ड एज फोर। मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन निकालना है यहाँ पे, तो ये 2/6 हो जाएगा। एंड दैट ऑफ टू ऑल्सो इज सेम, क्योंकि वन और टू दोनों ही दो बार है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री एंड फोर विल बी इक्वल टू 1/6 फ्रॉम द फर्स्ट डाई। वी हैव वन मोर डाई, अनदर डाई हैज वन फेस मार्क्ड एज वन। तो इसमें क्या है, एक वन है, टू फेसेस मार्क्ड एज टू, टू इज टू टाइम्स, टू फेसेस मार्क्ड एज थ्री, थ्री इज ऑल्सो टू टाइम्स, एंड वन फेस मार्क्ड एज फोर। तो इस वाले के लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज 1/6 एंड दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर, क्योंकि वन और फोर एक एक बार है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू एंड थ्री विल बी 2/6। मैं 2/6 ही रख रहा हूँ क्योंकि एलसीएम लेने में आगे आपको आसानी होगी। आप 1/3 इसको कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू कीप 2/6। हर जगह पे 6 रहेगा डिनोमिनेटर में, तो वी कैन इजिली टेक एलसीएम। We need the probability of getting the sum of the numbers to be 4 or 5. और मीन्स वी हैव स्टडीड इन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और मतलब आपको ऐड करने हैं। तो या तो समेशन आपको 4 चाहिए या 5 चाहिए। तो लेट्स मेक केसेस हाउ कैन वी हैव समेशन एज 4 और 5। एक तो ये हो गया कि 1 और 3 से हो सकता है आपका, देन इट कैन बी फ्रॉम 2 2, और इट कैन बी फ्रॉम 3 1। 1 3 एंड 3 1 आर डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे 3 आने 1 आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। देन समेशन एज 5, समेशन 5 कैसे हो सकता है, 1 4, 2 3, 3 2 एंड 4 1। तो दीज आर 7 केसेस, आप इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो पहले वाले केस में वन यहां से लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6, तो ये हो गया 2/6। और सिमिलरली थ्री आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों आना चाहिए, पहले में वन और दूसरे में थ्री। तो ये एंड का केस है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एंड होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी 2/6 है आपकी। सिमिलरली आप 36 हर जगह पे एलसीएम ले ही लेंगे, 6 into 6 विल ऑलवेज बी देयर। टू एंड टू, टू फ्रॉम हियर एंड टू फ्रॉम हियर, तो अगेन 2 into 2, प्लस थ्री फ्रॉम हियर एंड वन फ्रॉम हियर। थ्री इज वन टाइम एंड हियर इट इज टू टाइम, तो 1 into 2, 36। देन 1 4, 1 is two times here, 4 is one time here, तो 2 into 1। देन वी हैव 2 3, 2 यहाँ पे दो बार है, थ्री यहाँ पे दो बार है, तो 2 into 2। एंड देन वी हैव 3 2, थ्री यहाँ पे एक बार है, दो यहाँ पे दो बार है, तो 1 into 2। एंड द लास्ट वन इज 4 and 1, 4 is one time here, 1 is one time here, तो 1 into 1/36। अब बस आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है ये, पहला वाला 2 into 2 4, ये भी आपका 4, ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका 4 हो गया। दिस इज 2 एंड दिस इज 1, होल डिवाइड बाई 36। तो ये कितना आ रहा है आपका, 4 4। दिस इज अ प्रॉब्लम आई थिंक। 3 1, थ्री इज वन टाइम हियर, वन इज वन टाइम हियर। अच्छा, ये जो वन है यहाँ पे एक ही बार है, तो दिस इज 1 into 136। ये एक मिस्टेक था, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो 4 4 1 9 11 15 17 18, 18/36, which is of course 1/2। Let's check the answer. Answer is A, that is 1/2। आउट ऑफ these 16 स्क्वायर्स, यहाँ पे 16 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर्स हैं, 4x4 स्क्वायर्स हैं ये। टू स्क्वायर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन। तो कई बार हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने में क्या करते हैं, टोटल माइनस नेगेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी आर सेलेक्टिंग टू स्क्वायर्स आउट ऑफ these 16 स्क्वायर्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज, you select any two, so 16C2, which is 16 into 15/2, 120। Now we'll go for negation. Negation are those cases when we have two side, two squares such that they have side in common, side in common।
So for that to happen, we need two consecutive square, which is either in the same row or in the same column. Consecutive squares in same row or same column. For example, if you are going for the first row, let's say you are in the first row. So which two square you can select? Either you can select these two square, first and second, or you can select second and third, or you can select third and fourth. So there are three choices for selecting two consecutive square. First, second, second, third, or third, fourth. And same thing can happen in any one of these four rows. Similarly, we can do along the columns also. Like if you're going for the first column, it can be first, second, second, third, or third, fourth. So we have multiplied 2 for the column also. So 3 into 4 into 2, that is 24. So probability will be 1 minus negation case by total case, which will be 1 minus 1 by 5 and hence 4 by 5. Answer is given as option A, which is 4 by 5. A and B alternately throw a pair of dice. A wins if he throws a sum of 5 before B throws a sum of 8, and B wins if he throws a sum of 8 before A throws sum of 5. तो जब आप पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 36. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 5? तो सम 5 कब आएगा पेयर ऑफ डाइस में? व्हेन योर आउटकम्स आर 1 4, 2 3, 3 2 and 4 1. So four favorable cases are there out of 36. So sum as 5 is having probability 1 by 9. Now, what is probability of getting sum as 8? So when we are looking for sum as 8, so how can we get sum as 8? We cannot have 1 7. We will start from 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, and 6 2. These are the 5 possibilities out of total 36. So probability of getting sum as 8 is 5 by 36. Now who is starting this? A is starting. A is throwing first, and we have to find the probability that A wins. So how it can be possible? First case is A is throwing and A wins. Second is A is not winning, but he is starting with. Then B is also not winning because we are looking for the probability of A to win. So at the end we will make A win. So this is the second case. Or first A will lose, then B will lose, then again A will lose, then B will lose, and finally A will win. So this will form an infinite GP. Such type of questions can be done using infinite GP probability concept. Now A will win when he gets sum as 5. And getting probability is 9 for sum as 5. So 1 by 9 plus. Now A is not winning. So winning is 1 by 9. So not winning is 8 by 9 in a single thrown of pair of dice. B dash. B will win when he gets sum as 8, but that is not happening. So 1 minus 5 by 36, which is 31 by 36. But at the end, A wins, so it is having priority 1 by 9. Now this A dash B dash is repeated twice, so it will be 8 by 9 and 31 by 36 two times, and similarly it will be three times, so on. So it is following a GP where first term is 1 by 9 and common ratio is 8 by 9 into 31 by 36. What is sum of infinite terms of GP formula? That is first term by 1 minus common ratio. So it will be 1 by 9 whole divided by 1 minus 8 by 9 into 31 by 36. Let's simplify this. We can cancel 4 from here and here, and we'll get it as 1 by 9 divided by 1 minus 62 by 80. So it will be 9 by 81 minus 62, which will turn out to be 9 by 19. 9 by 19 is there in the second option, and yes, that is the answer given to us. Let A be a square matrix of order 2 with entries 0 or 1. Let E be the event that A is an invertible matrix, then find the probability of event E. तो यहाँ पे A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसके अंदर चार एंट्रीज हैं A B C D, इसको हम लोग बोल देते हैं, और हर एक की पॉसिबिलिटीज आपकी क्या है? दो है.
जीरो होगा या वन होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो कितना हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू रेज टू फोर विच इज 16। तो 16 पॉसिबल मैट्रिक्स आर देयर बिकॉज फॉर ईच एंट्री देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अभी हमें ऐसे मैट्रिक्स को ढूंढना है जो इन्वर्टेबल हो। व्हाट इज कंडीशन फॉर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल, कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए डी माइनस बी सी जीरो नहीं होना चाहिए। कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज है, 16 में से, है ना। तो इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड कि टोटल माइनस नेगेशन कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए जीरो हो कैसे सकता है। तो इसके लिए दो केसेस बनेंगे। एक केस कि ए डी और बी सी दोनों वन हो जाए, तो वहां से ए डी माइनस बी सी आपका जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर ए बी सी डी सबकी पॉसिबिलिटीज दो है, जीरो और वन है, तो ए डी का प्रोडक्ट उसकी भी पॉसिबिलिटीज दो ही होगी, जीरो या वन, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो एक ये हो गया। अब ए डी को वन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए और डी दोनों को वन होना पड़ेगा। सिमिलरली बी सी को वन होने के लिए इसको भी वन होना पड़ेगा। तो ओनली वन पॉसिबिलिटीज इन फर्स्ट केस। दूसरे केस में आप क्या बोल रहे हैं कि ए डी और बी सी दोनों जीरो हो जाए। यही तो केस तो है ना, जब उनका डिफरेंस जीरो होगा। जिस केस में आप डिटर्मिनेंट ए को जीरो बोल रहे हैं, मतलब ए डी माइनस बी सी को जीरो बोल रहे हैं, या तो दोनों जीरो हो जाए या दोनों वन हो जाए। अब कोई जीरो कैसे हो सकता है पेयर, जब उसमें से एटलीस्ट कोई एक जीरो हो जाए, लाइक जीरो वन, वन जीरो एंड जीरो जीरो। तो थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर ए डी एंड सिमिलर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर बी सी। तो थ्री इंटू थ्री आपकी नाइन पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन ये क्या है, निगेशन वाले केस है। तो आप वन माइनस निगेशन करेंगे, तो वन माइनस 10/16 करेंगे तो 6/16 आ जाएगा, विच इज 3/8। तो आंसर आपका पहले मेथड से आ रहा है 3/8, विच इज ऑप्शन डी। तो आंसर तो आ गया। लेकिन अगर आप फेवरेबल केस से जाना चाहें तो वैसे भी चलेगा। तो फेवरेबल केस में क्या है कि अगर आपको इसकी वैल्यू जीरो नहीं चाहिए, तो इन चार में से अगर आप किसी एक ही जगह पे जीरो डालते हैं, तो ऑलवेज यूल गेट वन माइनस जीरो या जीरो माइनस वन। इस जीरो को आप चार में से किसी भी एक प्लेस पे रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोर वेज ऑफ अरेंजिंग दिस मैट्रिक्स इन विच यू आर टेकिंग ओनली वन जीरो। अब अगर आप दो जीरोज ले रहे हैं, तो दो जीरो को आपको अलोंग द सेम डायगोनल रखना पड़ेगा। जैसे ऐसे रख लीजिए तो जीरो माइनस वन हो गया, या फिर आप उस जीरो को इधर रख लीजिए अलोंग द सेकेंडरी डायगोनल, तब भी आपका ये डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो गया। तो इसमें कितने हो गए, दो तरीके हो गए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि तीन जीरो यूज करें या चार जीरो यूज करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर आप तीन जीरो यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होने वाली है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वन कहाँ रख रहे हैं। और चार जीरो यूज करने वाले हैं, तब भी ये हमेशा जीरो होने वाली है। तो दीज केसेस आर नॉट पॉसिबल। तो एक फेवरेबल केस कितने हो गए आपके, फोर सी टू हो गए। फोर सी टू हो गए। और ये भी केस पॉसिबल नहीं है कि चारों जगह पे आपने वन यूज किया है, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सिक्स इज द फेवरेबल केस, 6/16 विच इज 3/8। तो आंसर तो आपका पहले मेथड से आ चुका था, 3/8, विच इज ऑप्शन डी। Two numbers k1 and k2 are randomly selected from the set of natural numbers। तो k1 k2 की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। अगर वैसे देखें तो k1 k2 कुछ भी हो सकता है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ iota raised to k1 plus iota raised to k2, where iota is defined as square root of -1, आप i भी बोल सकते हैं इसको, बेसिकली इट इज iota। तो iota जो है वो रूट ऑफ -1 है, और इसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो हमें पावर साइकिल ऑफ आयोटा पता होता है। कैसे होता है, ये पीरियोडिक होता है विथ पीरियड फोर। पावर साइकिल ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर वन, या फिर आप इन जनरल आप बोल सकते हैं कि 4n+1 आयोटा होता है। आयोटा की पावर टू, विच इज इन जनरल आयोटा की पावर 4n+2, वो -1 होता है। आयोटा की पावर 4n+3, ये आपका माइनस आयोटा होता है। और आयोटा की पावर 4n+4, या सिर्फ 4n लिख सकते हैं, वो आपका वन होता है। तो अगर हम K1 की पॉसिबिलिटीज देखें तो इन्फिनिट है। लेकिन हम अयोटा की पावर K1 की पॉसिबिलिटीज देखें, तो वो यही चाह रहे हैं, या तो वो अयोटा होगा, या -1 होगा, या माइनस अयोटा होगा, या आपका वन होगा। सिमिलरली अयोटा की पावर K2 की भी यही चार पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि K2 या K1 कुछ भी रखेंगे, पावर तो इसी फॉर्म का होगा, 4n+1, 4n+2, 4n+3 एंड 4n फॉर्म का। तो आप K1 K2 की बजाय अयोटा की पावर K1 और अयोटा की पावर K2 की पॉसिबिलिटीज देखिए। तो एक तरीका ये हो सकता है इसको करने का, कि आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पे जाएं।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप नेगेशन पे जाएं। तो पहले मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पे जाता हूँ कि इन दोनों का समेशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप जो है K1 की वैल्यू, आयोटा की पावर K1 की वैल्यू चार में से कुछ भी ले सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। क्योंकि अभी समेशन जीरो करने के लिए तो दूसरे वाला डिसाइड करेगा ना कि पहले वाले में क्या रखा है जिससे समेशन जीरो हो जाए। बट पहले वाले के पास तो नेचुरल पॉसिबिलिटीज है ऊपर नीचे। अभी जब आप आयोटा की पावर K2 पे जाएंगे, जब आपने आयोटा लिया होगा, तो सिर्फ माइनस आयोटा लेने पे ही इसका समेशन जीरो हो सकता है। बाकी इनमें से आप कुछ भी लेंगे तो इनका समेशन जीरो नहीं होगा। तो ये है थ्री पॉसिबिलिटीज, और टोटल आपके पास फोर पॉसिबिलिटीज है। टोटल में तो आप कुछ भी ले सकते हैं ना। सिमिलरली अगर आपने -1 लिया है, तब भी आपके पास इसके अलावा तीन पॉसिबिलिटीज है कि ये लेंगे तभी समेशन जीरो होगा, बाकी कुछ भी ले लेंगे तो ये समेशन जीरो नहीं होगा। तो फॉर एवरी पॉसिबिलिटीज ऑफ आयोटा रेज टू K1 यू हैव थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर आयोटा रेज टू K2। तो ये 3/4 हो गई। या फिर अगर आप नेगेशन से जाएं कि वन माइनस कौन सी केसेस होगी जिसमें समेशन जीरो हो जाएगा, फिर वही चीज की हर एक वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू K1 के लिए एक ही पॉसिबिलिटीज होगी। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, और इसमें एक पॉसिबिलिटीज ये हो गया। माइनस आयोटा ऊपर लिया आपने तो आप आयोटा ले लेंगे, एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो नेगेशन से भी जाते हैं तब भी आपका आंसर 3/4 ही होता है। तो 3/4 इज द आंसर, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। थ्री डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स विद द सेवन गुड वंस। तो यहाँ पे तीन डिफेक्टिव ऑरेंज हैं एंड सेवन ऑरेंजेस आर गुड वन। सेवन गुड ऑरेंजेस हैं आपके पास। तो आपको क्या बोला गया है कि टू ऑरेंज आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। आप दो ऑरेंज ड्रॉ कर रहे हैं उस 10 ऑरेंज में से, है ना। टू ऑरेंजेस ड्रॉन, टोटल 10 ऑरेंज है आपके पास। थ्री इज डिफेक्टिव, सेवन इज गुड। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस। तो ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? तो फॉर एनी रैंडम वेरिएबल एक्स, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा और ईच वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर आप दो ऑरेंज निकाल रहे हैं तो कितने डिफेक्टिव ऑरेंज हो सकते हैं? तो टोटल डिफेक्टिव ऑरेंज कितने हैं? तीन है। तो एक केस ये हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ऑरेंज ना निकला हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक डिफेक्टिव ऑरेंज निकला हो। और तीसरा केस ये हो सकता है कि दो डिफेक्टिव ऑरेंज निकला हो। दो से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आप दो ऑरेंज तो निकाल ही रहे हैं, तो दो से ज्यादा डिफेक्टिव ऑरेंज कैसे ही होगा। और सिमिलरली अगर आप चार ऑरेंज निकाल रहे होते तब भी आपका मैक्सिमम तीन ही होता है, क्योंकि टोटल तीन डिफेक्टिव ऑरेंज है ही। तो दोनों ही देखना पड़ता है कितने डिफेक्टिव ऑरेंज हैं और कितने आप निकाल रहे हैं। उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो मैक्सिमम केस एक्स का बन जाएगा। अभी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखनी पड़ेगी आपको। तो टोटल आप कितने ऑरेंज निकाल रहे हैं? टू। तो हर केस में आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10C2, क्योंकि टोटल आपके पास 10 है। फेवरेबल केस हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, बट डिनोमिनेटर इज 10C2 इन ईच केसेस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? जीरो डिफेक्टिव ऑरेंज ले रहे हैं, मतलब सारे के सारे ऑरेंज आपके गुड ऑरेंज होंगे। ऑल द टू ऑरेंजेस आर गुड ऑरेंज। तो ये 7C2/10C2 हो गया। 7C2 is 21, 10C2 is 45। यहाँ पे आप एक ले रहे हैं डिफेक्टिव, तो एक आप गुड लेंगे क्योंकि टोटल आप दो ऑरेंज निकाल रहे हैं। थ्री में से एक और सेवन में से एक। तो ये फिर से 3 × 7, 21/45 ही हो गया। एंड द लास्ट वन इज आप दो के दो डिफेक्टिव ले रहे हैं, तो ये 3C2 हो जाएगा। 3C2/10C2, तो ये 3/45 हो गया। आई थिंक थ्री से कैंसिल कर सकते हैं आप तीनों ही जगह पे। तो दिस विल टर्न आउट टू बी 7/15। ये भी आपका 7/15 हो जाएगा। एंड दिस विल बी 1/50। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि सिग्मा पी एक्स वन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब अगर वन आ रहा है तो इसका मतलब अभी तक सब कुछ सही हुआ होगा। तो ये आपका हाँ वन आ रहा है। नाउ यू यूज दिस फॉर्मूला वेरिएंस
तो पहला क्या हो जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू जीरो लेने का कोई मतलब है नहीं, जीरो स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। फिर वन स्क्वायर इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी एक्स विच इज 7/15, प्लस एक्स की वैल्यू टू लेंगे तो टू का स्क्वायर फोर इंटू 1/15, ये वाला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। नाउ माइनस, बीच में माइनस लीजिए और मीन का होल स्क्वायर करिए। तो मीन के लिए आप फिर से क्या करेंगे, जीरो को आप स्किप कर सकते हैं, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। वन इंटू 7/15 तो ये 7/15 हो गया, एंड देन टू इंटू 1/15 तो ये 2/15 का होल स्क्वायर हो गया। इसको जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से 7/15, यहाँ से 4/15, 11/15 हो गया, माइनस ये 7 + 2 9/15 का होल स्क्वायर हो गया। 9/15 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/5 हो गया। तो ये 11/15 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विच इज 9/25। एलसीएम 15 और 25 का 75 हो जाएगा। दिस विल बी 55, दिस विल बी 9 × 3 27। तो आपका आंसर आ रहा है 28/75। आंसर गिवन एज ए, that is 28/75. We are also getting the same answer.